हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एफ लवर वीजोसी 2। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एफ लवर वीजोसी 2 जो न्यू होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि न्यू चैनल क्यों बोला है। तो सभी के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये न्यू चैनल मैंने क्यों बनाया है। एक्चुअल में मुझे विंग और वांग जी की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। डज नॉट मैटर कि उसमें टॉप विंग है या वांग जी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ टॉप लान वांग जी ही पसंद है या फिर टॉप विंग ही पसंद है। तो इसलिए मैंने अपने 2 चैनल बना लिए हैं, जिसमें मैं पहले एक मेरा पहले जो चैनल है एफ लवर वीजोसी, उस पर मैं ऑलमोस्ट सभी तरीके के एफ अपलोड किया करती थी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जब मैं टॉप वीइंग वाला डालती हूँ तो वो बहुत सारे लोग मतलब टॉप वांगजी वाले की रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक अलग चैनल बना लेना चाहिए जिसमें मैं टॉप वीइंग वाले ही एफएफ्स अपलोड किया करूँगी, और जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं सिर्फ टॉप वांगजी वाले ही एफएफ अपलोड किया करूँगी। यानी कि एक चैनल में मैं सिर्फ वांगशान अपलोड करूँगी और दूसरे चैनल में यानी कि इस चैनल में मैं सिर्फ शांगवान ही अपलोड करूँगी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैनल में सिर्फ शानवांग ही स्टोरीज यानी कि एफएफ्स हमें सुनने को मिलेंगी, यानी कि जिसमें हमें टॉप विंग देखने को मिलेगा वो वाली ही एफएफ हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। और जिसे टॉप लानवांग जी वाली एफएफ सुननी है वो मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है एफ लवर वीजोसी। और अगर आप लोग को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके भी मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गई मेरे दूसरे चैनल बनाने की रीज़न। तो चलिए अब हम अपने इस चैनल के फर्स्ट जो एफएफ है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं खुद इस एफएफ की राइटर हूं, खुद ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली एक्सप्लेनर भी हूं, और ये किसी भी रिटन फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। किसी भी साइट में आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं, तो कोई भी मुझे इस एफएफ का लिंक मत मांगिएगा। और जिसे भी एफएफ पसंद नहीं आते हैं वो बिना किसी हेटेड कमेंट के यहाँ से जा सकते हैं, इस एफएफ को, इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। Definitely I will accept your advices, but that means it's not that I will accept your hated comments also. Please understand this thing कि hated comment और एडवाइस में क्या अंतर होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके अलावा मेरे एफएफ्स बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रोना भी लोगों को आ जाता है। तो जिसे रोने धोने वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं वो प्लीज़ वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट मतलब स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एफएफ्स को ओरिजिनल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ऑफकोर्स मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा सैड एफएफ्स सुनने को मिल जाते हैं, कोई सैड ड्रामास देखने को मिल जाते हैं ना, तो मैं भी रो धो के बिल्कुल बहुत ख़तरनाक सा हाल हो जाता है उस वक्त। तो मैं उन लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ अगर नहीं मतलब आप लोग कंट्रोल कर पाते हो तो आप लोग अच्छे से या फिर सुनिए, या फिर मतलब उस चीज़ को ना दिल पे मत लीजिएगा कि इतना बुरा किसी के साथ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम अपने एफएफ की तरफ मूव करते हैं। मैंने इस न्यू चैनल पे अपलोड करने के लिए जो पहला एफएफ चूज़ किया है उसको मैंने टाइटल दिया है यू आर नॉट मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है रखेल, और इसको मतलब एकदम प्रोनाउंस करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको मे बी अब और कभी यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन इसका मेन मतलब ही वही है तो बताना ज़रूरी है। तो मेरी जो एफएफ का नाम है उसका मीनिंग है कि तुम कोई रखेल नहीं हो। इस एफएफ के मेन जो कैरेक्टर हैं वो वीवो जान और लानवांग जी ही है एज ऑलवेज, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी ऐसे मतलब कैरेक्टर्स आएंगे जो कि हमने अनटेम्स में नहीं देखे हैं या किसी अदर एफएफ्स में नहीं सुने होंगे, जिन्हें मैंने खुद से ही नाम दिया है। और मुझे चाइनीज़ नेम्स का इतना कोई आइडियाज़ नहीं है, तो मैंने वैसे ही मतलब अपने मन से ही उनको नाम दे दिया है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों में माइंड मत कीजिएगा। इसके अलावा ये एफएफ पूरी तरीके से मेरे ही द्वारा लिखा गया है, इसमें किसी का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये किसी भी रियलिटी को बिलोंग नहीं करती है, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। और दोबारा से बोल रही हूँ, ये कहीं भी रिटन फॉर्म में आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ मेरी ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है और मेरे मन से ही अभी मैं डायरेक्टली आप लोगों को सुना रही हूँ, इवन दो मैंने किसी हार्ड कॉपी में भी इसको नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इस एफएफ की
एज़ ऑलवेज मैं ज़्यादा सरप्राइजेस तो यहाँ पे नहीं खोलूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊँगी कि एक वक्त ऐसा आएगा इस एफएफ में जहाँ पे विंग लान वांगची को अपनी मिस्ट्रेस बना के रखेगा, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द एफएफ आप लोगों को इसकी एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम अपने एफएफ को स्टार्ट करते हैं। और एफएफ को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का इस न्यू चैनल पे न्यू एफएफ आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए एफएफ स्टार्ट करते हैं। यू आर नॉट मिस्ट्रेस के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बात शुरू होती है एक बहुत ही घने जंगल से, एक ऐसा जंगल जहाँ पे अगर हम लोग एक साइड पे खड़े हो जाए और दूसरा साइड हमें देखना है तो शायद हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सच में वो जंगल इतना घना है ना, जिससे वहाँ पे एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोपहर नहीं हुई है, दिन का ही समय है, लेकिन उस पेड़ों की छाँव की वजह से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, और अगर कहीं से पहुँच भी रही है तो बिल्कुल एक छोटी सी पतली सी किरण, जिससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। मे बी उस जंगल में कोई जानवर होंगे या कीड़े मकोड़े कुछ भी होंगे ना, तो उन्हें उस सूरज की रोशनी मिल ही नहीं रही होगी। वहाँ पे बस सिर्फ इतना पता चल सकता है कि दिन हो चुका है और रात भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे धूप का कहीं से भी कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना है, लेकिन उसी जंगल में एक औरत की बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़। पहले ही वो जंगल बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा घना है, जिसकी वजह से वहाँ पे शायद कोई और आ सकता है, और उस औरत की चिल्लाती हुई आवाज़ और भी ज़्यादा गूंज रही है उस पूरे जंगल में, क्योंकि पहले से ही वातावरण बहुत ज़्यादा शांत है, और अगर उस पर कोई एक इंसान चिल्ला रहा होता है तो वो आवाज़ पूरी जगह घूम रही होती है, गूंज रही होती है, और एक छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो औरत जो है इस वक्त आवाज़ बहुत धीमे निकाल रही है, वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत चीख रही है इस वक्त, और वो औरत एक घर के अंदर से चीख रही है, बीच जंगल में। एक बहुत ही सुनसान सा जंगल, बहुत घना सा जंगल, अकेले इंसान वहाँ पे, मतलब एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वो हार्ट अटैक से तो ज़रूर मर जाएगा, भले ही किसी जंगली जानवर से ना मरे, किसी भूत प्रेत को देख के ना मरे, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है ना, जिसे देख के एक अजीब सा डर लग रहा है, उसे देख के वो ज़रूर मर जाएगा। उसी जंगल के बीचों बीच एक घर, जो कि सिर्फ एक लकड़ियों का बना हुआ है, वहाँ पे किसी ईंट पत्थर का यूज़ नहीं किया गया है। उसकी छतें घास फूस की एकदम छोटी सी झोपड़ी हम उसे बोल सकते हैं, वो वही है। और वहाँ पे अंदर एक औरत बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही है, और एक और औरत है जो कि उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। सामने दो आदमी भी हैं, भले ही उसमें से एक आदमी ने उस औरत के हाथ को पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा आदमी घर से बाहर है, जो कि इस वक्त उस औरत को नहीं देखना चाहता। इस वक्त वो औरत 7th मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई जा रही है, यानी कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि उसकी डिलीवरी 9 महीने कंप्लीट होने के बाद होनी थी, लेकिन आज उसकी डिलीवरी पहले ही करा दी जा रही है। इसका रीज़न क्या है अभी इसमें से कोई भी नहीं जानता, इवन दो खुद राइटर भी नहीं जानती है, लेकिन यहाँ पे उसकी 7th मंथ में ही प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई जा रही है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है, जो उसके एक हाथ को पकड़े हुए है और अपनी स्पेशल एनर्जी अपनी वाइफ को देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त उसकी वाइफ को कितना पेन हो रहा होगा। एक तो उसकी वाइफ का अभी टाइम नहीं आया था, यानी कि उसके बच्चे को जन्म लेने का अभी टाइम नहीं आया था, वो जानबूझ के उस बच्चे को प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रहे हैं। ऊपर से हर कोई जानता है कि डिलीवरी में कितना पेन होता है, 118 हड्डियों को टूटने के बराबर दर्द होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसकी वाइफ को उस दर्द को सहने के लिए पावर तो चाहिए ही होगी। वो इंसान अपनी वाइफ को अपने स्पेशल पावर देने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। भले ही उस दर्द को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन अपनी पावर दे के वो उस औरत को, यानी कि अपनी वाइफ को संभालने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, और वो पूरी कोशिश कर भी रहा है। पूरी तरीके से अपनी जितना उससे हो पाता है वो कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पे एक ऐसी औरत है जो कि उस औरत की, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करा रही है। वो कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ है।
और उस औरत ने भी अपनी बहुत सारी स्पेशल एनर्जी का यूज़ करके ही इस प्रीमेच्योर डिलीवरी को अरेंज किया था। और वो जिसकी डिलीवरी हो रही है वो भी कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम औरत नहीं है, वो भी इस कल्टीवेशन वर्ड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। यानी कि वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन उन्हें ये प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की क्या मजबूरी पड़ी, इसका भी किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ अंदाज़ा है तो सिर्फ उन 4 लोगों को जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। सिर्फ वही 4 लोग जानते हैं कि वो इस प्रीमेच्योर डिलीवरी को क्यों करा रहे हैं। और अगर इसके अलावा कोई और जानता भी है तो उस इंसान की वाइफ जो कि इस वक्त उस घर के बाहर खड़ा है, उसकी वाइफ भी ये सब कुछ जानती है कि क्यों इस औरत की प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई जा रही है। इस वक्त वो इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके घर में भी इस वक्त उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, जो कि इस वक्त वो भी अपने लेबर पेन में है। यानी कि वो भी इस वक्त अपनी डिलीवरी के अंतिम चरण में है, कभी भी उसकी भी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन इस वक्त अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को, सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं, जो नियर टू डिलीवरी है उस वाइफ को छोड़ के वो भी यहाँ पे मौजूद है। आखिरकार ऐसी कौन सी बहुत बड़ी मजबूरी है जो वो भी इस वक्त जिसके पास उसको होना चाहिए था उसे छोड़ के यहाँ पे मौजूद है। आखिरकार क्यों क्यों ये सभी लोग इतने इतने सीक्रेटली इस डिलीवरी को करवा रहे हैं? क्या मजबूरी है जो सिर्फ 7 मंथ में ही इस प्रीमेच्योर डिलीवरी को कराया जा रहा है? जबकि अच्छे से पता है हर किसी को कि प्रीमेच्योर बेबीज़ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन क्यों? ये सवाल अभी सिर्फ इन कुछ लोगों को ही पता था। इस सवाल का जवाब कुछ लगभग 4 से 5 लोगों को, शायद इसके अलावा और किसी को नहीं पता था, और शायद पता लग भी नहीं सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सीक्रेट रखा जाना है हमेशा के लिए। लगभग आधा घंटा निकल चुका था और फाइनली बच्चे की रोने की आवाज़ उस घर के अंदर गूंज चुकी थी। और इसी के साथ वो औरत कंप्लीटली बेहोश हो चुकी थी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। दूसरी तरफ उस लेडी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत टाइटली अपने आर्म्स में ले लिया और बहुत जोर से उसको टाइट हक देते हुए उसको ये फील कराया कि फाइनली हमने वो कर दिखाया है जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए थे। तुम चिंता मत करना, हमारा बेबी हमेशा सेफ रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने कुछ देर तक अपनी वाइफ को उसकी कमर सहलाई, उसके पीठ को रब किया, उसके बालों को सहलाया, उसके फॉरहेड पे किस किया। और उसके बाद तब तक उसकी मदर इन लॉ ने अपने उस बेबी को अपने हाथ में लेके कम्प्लीटली क्लीन करके उसे कपड़े में बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसे ठंड ना लग सके। इस वक्त उस बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गर्माहट की, माँ के सीने की गर्माहट की ज़रूरत थी, लेकिन शायद ये सब कुछ उसकी किस्मत में नहीं था। उस बच्चे के पिता ने उस बच्चे को अपने सामने रखा, बेड में लिटाया और अपनी आधी स्पेशल पावर्स उसे ट्रांसफ़र कर दी, जिससे उसको आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लगभग उसने आधी गोल्डन कोर ही उसको दे दी थी, ऐसा माना जा सकता है। भले ही इसका प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहुत सारी पावर्स अपने ही बेबी को दे दी थी। बेबी का जेंडर इस वक्त रिवील हो चुका था और वो एक बेबी बॉय था। दूसरी तरफ फिर से उस आदमी ने अपने बेबी को अपनी गोद में लिया और उस घर से बाहर निकलते हुए उस बेबी को उस आदमी के हाथ में रख दिया जो कि इस वक्त घर के बाहर वेट कर रहा था, और उसे सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल रखना। और उस आदमी ने भी, जिसने अभी बच्चे को अपने हाथ में लिया हुआ था, उसने उस बच्चे के पिता को श्योरिटी दी कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूँगा और साथ ही साथ उसको बिल्कुल सेफ भी रखूँगा, और इस सीक्रेट को भी सीक्रेट रखूँगा कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। मैं इस बात का ध्यान दूंगा क्लाइन लीडर भी कि हमेशा आपका बच्चा मेरे घर में सेफ रहे। ऐसा कहते हुए उसने फिर से उस बेबी की तरफ देखा और उस बेबी के पिता ने भी अपने बच्चे की तरफ देखा और उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस करते हुए बोला, मैं भी ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हो सकता है अगली बार अगर हम मिले भी तो भी एक अनजान होंगे, तुम मुझे सिर्फ अंकल बोल सकते हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो कि दो अनजानों के बीच में होता है, शायद तुम मुझे कभी पिता नहीं कह सकते। ऐसा कहते हुए उस इंसान की आंखों में से आंसू आ चुके थे, लेकिन जिसके हाथ में वो बच्चा था उसने श्योरिटी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
अगर इसके बड़े होने तक सब कुछ ठीक रहा तो एक ना एक दिन ये तुम्हें पिता ज़रूर बोलेगा। ऐसा कहते हुए उसने उस उस आदमी के हाथ को पकड़ा जो कि उस बच्चे का पिता था, और उसे श्योरिटी दी कि चिंता मत करो, जिस तरीके से ये बच्चा तुम्हारे वहाँ पलता उसी तरीके से मेरे वहाँ भी पलेगा, और किसी बात की चिंता मत करो। जब तक इस सीक्रेट को रिवील करने का टाइम नहीं आएगा तब तक ये सीक्रेट रिवील नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने उस सामने खड़े हुए इंसान को श्योरिटी दी कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और वो इंसान कोई और नहीं, उसी का बेस्ट फ्रेंड था। इसी के साथ उस आदमी ने, यानी कि उस बेबी के पिता ने, फिर से एक दस्तावेज निकाल के उस आदमी के हाथ में रख दिया और बोल दिया कि इसे 21 साल के बाद ही देखना। उम्मीद करता हूँ कि तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और उस इंसान ने भी श्योरिटी देते हुए अपने सर को हिलाया और उसके बाद वहाँ से अलविदा ले लिया, क्योंकि उसे भी अपने घर जाना था। उसकी भी प्रेग्नेंट वाइफ उसका वेट कर रही थी, जो कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे। जो इंसान वहाँ से गया था वो अपने घर पहुँच चुका था, और दूसरी तरफ इधर जो बेहोश पड़ी हुई औरत थी उसे भी होश आ चुका था। और उसने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक ही चीज़ पूछी, क्या वो ठीक था? हस्बैंड ने जैसे ही अपनी वाइफ के मुंह से इस क्वेश्चन को सुना तो उसने भी बोला, हाँ वो एकदम ठीक था, चिंता मत करो। मैंने उसे अपने आधी स्पेशल पावर्स दी हैं, और मुझे पता है कि उनका इस्तेमाल वो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से करेगा, और जो उम्मीदें हमने उससे लगाई हैं ना, उस पे भी वो ज़रूर खरा उतरेगा। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीने से लगा लिया, और इसके बाद जो वाइफ इस वक्त अपने नए नए बच्चे को जन्म देके बेहोश होके उठी थी, उसने अपने आप को रोकना सही नहीं समझा और बुरी तरीके से रोने लगी थी, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे को एक बार देखा तक नहीं था। दूसरी तरफ वो इंसान अपने घर पहुंच चुका था, और घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने भी एक क्यूट से बेबी बॉय को ही जन्म दिया है। और इस बात से वो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था कि जिस वक्त उसके वाइफ को उसकी ज़रूरत थी वो उस वक्त उसके साथ नहीं था। भले ही उसकी वाइफ ने उसे इस बात के लिए शांत करने की कोशिश की कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए गया था, इस वक्त उसका यहाँ पे नहीं वहाँ पे होना ज़रूरी था, और प्लीज़ इस बात की चिंता मत करो कि मैं अकेले ही सबसे गुजरी हूँ। मैं हमारी लाइफ में हमारे दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम अभी गिल्टी फील करोगे तो इन फ्यूचर तुम ये सारी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाओगे। प्लीज़ इस गिल्ट से बाहर आओ और हमारे दोनों बच्चों को किस तरीके से परवरिश देनी है इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। वैसे ही हम पहले ही एक बेटी के माँ बाप हैं, अब हमारे पास 2 बेटे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों ही इस सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उसने भी अपनी वाइफ को बहुत टाइटली हग किया, उसके फॉरहेड पे किस किया और लास्टली थैंक यू बोला उसे इतना क्यूट सा बेबी देने के लिए। और उसकी वाइफ ने भी अपने हस्बैंड को थैंक यू बोला कि उसे सेकंड बेबी लेके आके, मतलब जो सेकंड बेबी अभी वो लेके आया था ना, उसे देने के लिए, क्योंकि वो उसके जो असली औलाद थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा क्यूट था। समय कब निकल गया किसी को पता नहीं चला, और लगभग 18 साल निकल चुके थे। ठीक 18 साल, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। आज पूरे के पूरे सेक्ट में, कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि सभी को आज जैन सेक्ट से इनविटेशन जो आया था। आखिरकार जैन सेक्ट के दोनों ही जंग ब्रदर्स आज 18 साल कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि जो जैन फेंगम्यान और मैडम यू दोनों की ही जो जुड़वा औलाद उन्होंने जन्म दी थी, उनके आज 18वां जन्मदिन था। यानी कि आज वो 18 साल कंप्लीट हो चुके थे, और आज के बाद वो पूरी तरीके से फ्री थे कि वो लोग मज़े से अपने ड्रिंक वगैरह कर सके। वो दोनों ही बच्चे इसी बात के लिए खुश थे, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात से खुश थे कि फाइनली दोनों ही अडल्ट हो चुके हैं और अब अपने फैसले, अपने सही गलत हर एक चीज़ अच्छे से जान सकते हैं। भले ही वो बात अलग है कि समझदारी उम्र के साथ नहीं, जिसको आनी होती है टाइम पे ही आ जाती है, जिसको नहीं आनी होती है टाइम के बाद भी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। भले ही आज तक भी उनके जन्मदिन मनाए गए हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं मनाए गए थे। आज सभी को वहाँ पे इनविटेशन दिया गया था, और स्पेशली अगर 2 बेटों का जन्मदिन एक साथ हो तो ऑफकोर्स खुशी भी डबल होगी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस वक्त बहुत सारे सेक्ट थे, बहुत सारे क्लैंस थे, लेकिन मेन 6 क्लैन थे, यानी कि जांग सेक्ट, लैन सेक्ट,
निये सेक्ट, जीन सेक्ट और वैन सेक्ट। इसके अलावा वो सेक्ट जो कि इस वक्त सभी पे राज कर रहा था, यानी कि वी सेक्ट, जो कि जिसमें कि अभी उनका राजा था। वी सेक्ट से ही इस वक्त सभी को मतलब जो लीड कर रहा था वो था वी सेक्ट, और वी सेक्ट का जो क्लैन लीडर था वी दाओ, वही इस वक्त सभी का राजा भी था। वैसे तो छोटे बड़े सेक्ट मिला के समथिंग 50 से ज़्यादा सेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी प्रमुख सेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यही कोई लगभग कुछ सेक्ट किसी एक सेक्ट के अंदर आते थे कि वो उनका नेतृत्व करेगा, और इन सभी सेक्ट को मतलब छोटे सेक्ट को बड़े सेक्ट मतलब लीड करते थे, और बड़े सेक्ट का लीड इस वक्त वी सेक्ट के पास था। सारे के सारे सेक्ट को वहाँ पे इनविटेशन तो दिया गया था, लेकिन जो बड़े सेक्ट थे, जो बड़े कबीले थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना था, क्योंकि वो लोग बड़े सेक्ट से बिलोंग करते थे। और लगभग वहाँ पे आज सभी के सभी बड़े सेक्ट के लोग पहले ही पहुँच चुके थे, एक दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन आज वहाँ पे सभी लोग आना शुरू हो चुके थे, और आते ही उन्होंने हर किसी ने उन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया कि वो आज 18 साल के हो चुके हैं, और साथ ही साथ जैन फेंगमियान और मैडम यू को भी, क्योंकि उनके बच्चे अब शादी के लायक हो चुके थे। उनके प्रिंस जो भी थे ना, दोनों के दोनों, वो अभी शादी के लायक हो चुके थे। हालांकि उनके बच्चे यानी कि दोनों के दोनों जो बेटे थे ना, वो अल्फा थे, और उनकी बेटी ही एक ओमेगा थी, बाकी वो दोनों अल्फा थे। बट फिर भी बहुत सारे रिश्ते आज उनके लिए वहाँ पे आ भी जाएंगे, इसकी भी हर किसी को उम्मीद थी ही। सारा का सारा महफिल सजा दिया गया था, सारी की सारी मतलब जो लोगों की बैठने की व्यवस्था थी वो एक कमरे के अंदर कर दी गई थी। एक बड़े से हॉल में वहाँ पे समारोह भी शुरू होने वाला था, और फाइनली जब हर किसी की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई थी, उनके हाथ मतलब उनके सामने ड्रिंक्स वगैरह जो भी चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं, जो कि एक समारोह को देखते वक्त वो इंजॉय कर सकते हैं, वो सब कुछ रख दिया गया था। तो फाइनली अब टाइम था उस मीटिंग हॉल में, उस समारोह के स्थान पे उन दोनों राजकुमारों के आने का, जो कि इस वक्त 18 के कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि आज वो अपने 18 कंप्लीट होने पे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और साथ ही साथ सारी की सारी जनता बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली अनाउंस होता है कि उनके राजकुमार यहाँ पे पधार रहे हैं। पहले राजकुमार का नाम जैन चेंग, जो कि दूसरे राजकुमार से सिर्फ 2 या 3 मिनट ही बड़े हैं, और दूसरे राजकुमार का नाम भी अब बहुत ही जोरदार तरीके से लिया गया था, क्योंकि ये जो राजकुमार अब एंट्री करने वाला है ना, भले ही राजकुमार दोनों ही एक साथ एंट्री करने वाले हैं, लेकिन इस राजकुमार की जो पर्सनैलिटी है ना, वो कुछ अलग है, और हर कोई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये कोई और नहीं, जैन बीइंग है, जो कि हर किसी के दिलों में राज करता है। ये सिर्फ उन्हीं के दिलों में राज नहीं करता, बल्कि सभी का ये मानना है कि एक दिन ये सभी पे राज भी करेगा, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही इतनी है। तो चलिए, ये राज कर पाता है या नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो चलिए, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।